बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, हमज़ा शहबाज शरीफ पंजाब के 21वें वज़ीर-ए-आला बन गए और आज उन्होंने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। उनका हलफ 3 बार मौखर हुआ क्योंकि 2 बार अदालत ने कहा कि उनका हलफ लिया जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता गवर्नर उमर सरफराज चीमा ने उनसे हलफ लेने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने इख्तियार किए। बीमार होकर हॉस्पिटल जा पहुँचे और फिर कहा गया कि वो उनका हलफ नहीं ले सकते। अदालत ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, फिर तीसरी बार हुक्म जारी किया कि स्पीकर कौमी असम्बली लाहौर आएँ और आकर गवर्नर हाउस में हमज़ा शहबाज शरीफ से हलफ लें, जिसके नतीजे में आज हलफ की तकरीब हुई। लेकिन उसके साथ साथ PTI ने 1 बार फिर हमज़ा शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आला पंजाब मानने से इनकार कर दिया। अदालत से रजू किया और अदालत से जाके कहा कि ये सारा तरीक़ाकार गैर आइनी है क्योंकि वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा ही मंजूर नहीं हुआ, वो अभी तक वज़ीर-ए-आला हैं, इसलिए इस हल्फ की तकरीब को रोका जाए। जब अदालत ने कहा कि हल्फ तकरीब तो शुरू हो चुकी, तो उन्होंने कहा कि उनके वकील ने कहा कि अभी वसी तर इख्तियारात अदालत के पास मौजूद हैं, जिसके बाद अदालत के 2 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट को एक लार्जर बेंच बनाने के साथ ये जो है उनकी दरख्वास्त उनके पास भेज दी। अब कानूनी तौर पे, आइनी तौर पे इस दरख्वास्त का नतीजा क्या निकलेगा? क्या उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा मंजूर हो चुका है? अगर मंजूर नहीं हुआ तो पंजाब के अंदर फिर वज़ीर-ए-आला क्या हमज़ा शहबाज के साथ साथ उस्मान बुज़दार साहब भी हैं? आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर पंजाब ने हमज़ा शहबाज शरीफ साहब का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हमज़ा शहबाज ने अपने इख्तियारात संभाल लिए। IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी से मुलाकातें भी की, कुछ तबादलों के अहकामात भी जारी कर दिए, लेकिन PTI किसी सूरत भी अभी तक मानने को तैयार नहीं है कि हमज़ा शहबाज शरीफ पंजाब के वज़ीर-ए-आला बन चुके हैं। चौधरी परवेज़ लाई जो वज़ारत आला के उम्मीदवार थे, वो कहते हैं कि अब फैसला सड़कों पर होगा, हम एहतजाज करेंगे, अदालत में हमारी बात नहीं सुनी गई। इससे पहले इमरान खान साहब ये कह चुके थे कि हमने उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा ले लिया है और उसके बाद परवेज़ लाई साहब को हमने वज़ारत आला पंजाब के लिए उम्मीदवार नामज़द कर दिया है। अब हीले बहानों से मुख्तलिफ तरीक़ाकार इख्तियार करके ये कोशिश की जा रही है कि अदालत से कोई रिलीफ लिया जा सके। क्या अदालत रिलीफ दे पाएगी? क्या कानूनी तौर पे कोई हुक्म बाकी है कि जिसके नतीजे में ये कहा जा सकता है कि उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा मंजूर हुआ या नहीं हुआ? ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। इसके साथ साथ इसका भी जायज़ा लेंगे हमज़ा शहबाज शरीफ साहब का सफ़र, एक लंबा सफ़र मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर। अगर पंजाब में देखा जाए, मियाँ नवाज शरीफ जब जलावतन हुए, मुल्क से बाहर भेज दिए गए 1999 में, तो हमज़ा शहबाज शरीफ पंजाब के अंदर मौजूद थे, जेलों में गए, मुकाबला करते रहे और सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग नवाज़ पंजाब के किसी रहनुमा ने अगर जेल काटी तो हमज़ा शहबाज शरीफ हैं। इसके बावजूद कि हमज़ा शहबाज शरीफ पंजाब के वज़ारत आला के उम्मीदवार नहीं थे, क्योंकि इत्तेहादी जमातों को साथ मिलाने की सूरत में चौधरी परवेज़ लाई को मुस्लिम लीग नवाज़ के अकाबरी ने और ख़ुद हमज़ा शहबाज शरीफ के वालिद मियाँ शहबाज शरीफ जो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, उन्होंने घर जाकर चौधरी बरादरान से दरख्वास्त की कि वो वज़ारत आला पंजाब ले लें और इस वक्त की जो अपोजिशन थी उसका साथ दें और इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद की तहरीक है उसका साथ दें। लेकिन बाद चौधरी परवेज़ लाई इस अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए और उसके बाद ये कुरा निकला हमज़ा शहबाज शरीफ के नाम, और ताकि तमाम इत्तेहादी जमातें मुतफ़िक किसी और नाम पर ना हो सकी तो हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को आगे आना पड़ा। हमज़ा शहबाज शरीफ साहब के हवाले से ये भी कहा जाता है कि पंजाब की सियासत के अंदर हल्का बंदियों की अगर सियासत की बात हो, अगर जोड़ तोड़ की बात हो, अगर ग्रुपिंग की बात हो और पंजाब के बड़े रवायती सियासी ख़ानदानों की बात हो, उनके साथ जिस तरीके से हमज़ा शहबाज शरीफ का रब्ता रहा है पिछले सारे अरसे के दौरान, ऐसी नज़ीर पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से कम भी मिलती है। गोया हमज़ा शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आला पंजाब बन चुके और चैलेंज भी कबूल कर चुके कि पंजाब के अंदर अब असल मार्का जब होगा, इलेक्शन का मार्का होगा, वो पंजाब के अंदर होगा, इसलिए कि मुस्लिम लीग नवाज़ का गढ़ पंजाब समझा जाता है। पंजाब से मुस्लिम लीग नवाज़ अगर बढ़तरी लेती है तो पूरे मुल्क के अंदर हुकूमत बनाना PMLN के लिए आसान हो जाएगा। वो गोया एक भारी जिम्मेदारी भी है हमज़ा शहबाज शरीफ के ऊपर भी। फिर ब्यूरोक्रेसी के तबादले जिसका होने का इम्कान है, अभी फौरी तौर पे बहुत बड़े तबादले भी हो सकते हैं, उसमें भी ऐसे अफसरान सामने लाने की कोशिश की जा रही है जिनको शहबाज शरीफ साहब ट्रेन करते रहे, शहबाज शरीफ साहब की टीम का हिस्सा रहे और पंजाब के अंदर गुड गवर्नेंस की जो बात की जाती है उसी ब्यूरोक्रेसी की सपोर्ट के नतीजे में पाया तकमील को पहुंची। अब देखना यह है कि क्या PTI की जो रुकावटें खड़ी होंगी, PTI जो लॉन्ग मार्च करेगी, उसको टैकल करना हमज़ा शहबाज शरीफ कैसे टैकल करेंगे, फिर साथ साथ कानूनी तौर पे जो मुश्किलात होंगी उसको कैसे देखा जाएगा। फिर जो अभी तक उस्मान बुज़दार साहब कहते हैं वो वज़ीर-ए-आला पंजाब के तौर पर मौजूद हैं, PTI का जो बयानिया है
ये किस तरफ लेके जाएगा पंजाब के सियासी हालात को, ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। लेकिन एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, पूछेंगे माहिरीन कानून से और मुख्तलिफ तजियाकारों से कि क्या अब पाकिस्तान की सियासत एहतजाज से हट के किसी गवर्नेंस की तरफ, किसी सियासी इफ़ाम तफ़हीम की तरफ जा सकती है, या ये एहतियाजी सियासत मुसलसल बढ़ती रहेगी। क्योंकि इमरान खान साहब ने आज ऐलान कर दिया कि मई के आखिर में इस्लामाबाद की तरफ मार्च का फ़ैसला होगा और ये मार्च मुल्क के अंदर आम इंतखाबात करवाने तक जाकर ख़त्म होगा। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद, हमारे साथ मौजूद हैं इरफान कादर साहब, साबिक़ अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान हैं। उनसे भी हम कानूनी तौर पे पूछेंगे कि जो इस वक्त रजू किया गया अदालत से हमजा शहबाज साहब के हल्फ लेने के बाद भी, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा। पीजे मीर साहब भी सीनियर साफ़ी तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। पीजे मीर साहब, अगर मैं आपसे क्विकली पूछना चाहूँ, हो क्या रहा है पंजाब के अंदर? वो उस्मान बुज़दार साहब जो खुद प्रपोज कर रहे थे चौधरी परवेज़ आई साहब को वज़ारत आला पंजाब के लिए, अब ये कहा जा रहा है कि उनका इस्तीफ़ा ही मंजूर नहीं हुआ। अगर उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ था तो चौधरी परवेज़ आई साहब उम्मीदवार किस चीज़ के थे? फिर उस्मान बुज़दार साहब उनको प्रपोज क्यों कर रहे थे? स्क्रूटनी के मौके पर मौजूद क्यों थे? जब खुद PTI उनको वज़ीर आला पंजाब नामजद कर चुकी थी, तो अब ये कहना कि उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा ही मंजूर नहीं हुआ, वो पंजाब के वज़ीर आला हैं, वो कैबिनेट का इजलास बुलाएं, ये क्या कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, ये बड़ी कन्फ्यूजन है। अब बात आ गई है, सारी बात आ गई है कि भाई ये 130 पे आ गए हैं क्लॉज 8। अब 130 आपने अगर लगाई है तो उसके अंदर एक मेन सवाल उठता है कि जी ये प्रिंटेड रेजिग्नेशन गया है, ये हैंड रिटन रेजिग्नेशन नहीं गया। अब इस पे हम एक डिबेट कर रहे हैं। ये तो छोड़ दें, कल तो आपकी नई डिबेट शुरू होगी जब काबीना आपकी आएगी। इसको कौन वोट देगा? इसके लिए कौन आएगा? फिर नेशनल असेंबली के स्पीकर्स आएंगे, ये स्पीकर आएंगे या कोई और आएगा, कौन आएगा? तो ये एक ऑन गोइंग एक डायलेमा है। आई थिंक इस पे अगर तो हमने इसको रिजॉल्व करना है और एक फॉरगेट द कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, अगर तो हमने एक नेशनल क्राइसिस को अवर्ट करना है तो मेरा ख्याल है कि हमें कहीं ना कहीं मीडिएशन चाहिए। क्योंकि आपके प्रोग्राम हो गए, बाकी हो गए प्रोग्राम्स के अंदर एक कोई जवाब, एक कोई अपना एनालिसिस देता है या कोई बात करता है, उसके 30 माने समझे जाते हैं। और कोई इधर होता है, कोई प्रो होता है, कोई क्रॉन होता है, और उसके अंदर एक नेशनल कन्फ्यूजन है। इस नेशनल कन्फ्यूजन को जब अगर हम अभी हैंडल नहीं करेंगे, और जैसे अभी आपने पहले कहा कि इमरान खान ने एक अपील दे दी है कि भाई एंड ऑफ मई गेट टुगेदर और सारों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो मैं नसरुल्लाह साहब, मैं आपको बता दूं, फिर ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो जाएगा। फिर आपके पास एक ही चीज़ रह जाएगी, 190। तो अगर आपने 190 की तरफ जाना है तो फिर आपके जो इस वक्त जो पॉलिटिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो बिल्कुल कंड्यूसिव है इसके लिए। अब एक तीली चाहिए। आज मुझे बताया जा रहा था कि गवर्नर हाउस के अंदर वो PMLN के वर्कर्स मरियम नवाज़ को कहीं कह रहे थे कि जी आप हमें इजाज़त दें, हम भी रिटेलिएट करें, हम भी आगे जाएं। तो अगर वो इजाज़त देते हैं और वो आते हैं तो फिर आप खुद सोच लें कि लाहौर की सड़कों के ऊपर या पंजाब के अंदर क्या होगा। सो हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है। पीजे साहब, देखिए दो चीज़ें हैं, एक है लीगल एस्पेक्ट है, दूसरा है सियासी बयानियाँ। लीगल एस्पेक्ट हमें इरफान कादर साहब के सामने मैं रखूँगा, लेकिन अगर सियासी बयानी की बात की जाए, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि उस्मान बुज़दार साहब खुद प्रपोज करने वाले हैं चौधरी परवेज़ आई साहब को पंजाब के वज़ारत आला के इंतखाब के लिए। आप PTI कैसे कह सकती है कि बुज़दार साहब तो वज़ीर आला हैं, जब खुद का इमरान खान साहब ने उनका इस्तीफ़ा हमने ले लिया है, परवेज़ आई साहब हमारे उम्मीदवार हैं, इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार परवेज़ लाई होंगे। ये सियासी बयानियाँ, इसको इस तरीके से वापस लेना, ये PTI को इसका कोई नुकसान नहीं होगा? ये बिल्कुल लॉन्ग टर्म में होगा इसका। देखिए ना, अब ऑब्वियसली PTI का जो उसकी कंप्लेंट है कि उनके ये जो लोटे हैं या जो टर्न कोट्स हैं ये वो लेके चले गए हैं, ये तो बिल्कुल वो करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो आप अभी लफ्ज़ बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, ये जो सियासी बयानियाँ हैं, ये आप इसको कहीं ना कहीं कजोल कर लोगे, आप इसको कहीं ना कहीं यूज़ करोगे, बिकॉज दिस इज़ व्हाट पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको इरफान कादर साहब बिल्कुल बेहतर बताएंगे। देखो, एट द एंड ऑफ द डे नो मैटर व्हाट, आपने एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्लेटफॉर्म पे चलना है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेटफॉर्म पे नहीं चलेंगे, नो मैटर वेदर इट इज़ नून या PTI या PPP या एनीबडी, तो फिर आपके अंदर एक एनर्की
और एक मैं समझता हूँ कि एक नेशनल डिजास्टर की एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिक्चर मैं समझता हूँ डेवलप होती नजर आ रही है। इरफान कादर साहब, 2 रुकनी बेंच ने लार्जर बेंच से के लिए चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट को भेज भी दिया, क्या नतीजा क्या निकलेगा? यानी कानूनी तौर पे क्या पीटीआई को सपोर्ट मिलेगी कुछ? गालबन इरफान कादर साहब से हमारा रब्ता मुनक़ते हुआ है। पीजे मीर साहब, वापस आपकी तरफ आता हूँ। अगर ये मई के अंदर इमरान खान साहब कॉल दे देते हैं और कहते हैं कि ठीक है इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें, तो क्या इमरान खान साहब को इस तरह फ्री हैंड होगा जिस तरह 2014 के अंदर फ्री हैंड था कि ठीक है वो बैठे रहे, धरना दिए रखा, वहाँ पे रोड्स ब्लॉक किए, रेड जोन में भी चले गए, कोई उनको रोकने टोकने वाला नहीं था, ना रोका टोका जा रहा था? इस बार भी ऐसे ही फ्री हैंड होगा? देखिए, ये जो इनको कहा जा रहा था पीटीआई को कि सिलेक्टेड, तो सिलेक्टर ने आपके सामने वो बात कर दी, आके आपके सामने एक एक्स आर्मी ऑफिसर्स और सर्विंग ऑफिसर्स के सामने भी ये बात हुई, ऑन रिकॉर्ड है ये बात। लेकिन साथ साथ आपने देखा कि जो उसका रिएक्शन हो गया, रिएक्शन बड़ा, मैं कहूँगा कि एक बुरा रिएक्शन हुआ है। ये सारी कहानी चलती है, पहले तो आप कह लो कि नो कॉन्फिडेंस के बाद वो लेटर आ जाता है। वो लेटर जो है बेसिकली वो नैरेटिव है फ्रॉम द एम्बेसडर। तो एम्बेसडर असद को जिसने भी बात की है, डोनाल्ड लू ने बात की है या कोई और भी है, आई डोंट नो, लेकिन जिसने बात की है तो वो एक नैरेटिव एक पेपर पे आया है। अब इस पेपर के ऊपर नसरुल्लाह साहब, आप, मैं, पूरा पाकिस्तान का मीडिया, पूरा अमेरिकन मीडिया, पूरी डिप्लोमेसी पाकिस्तान की और अमेरिका की लग भी जाएगी, आप इसका सुराग नहीं निकाल सकते। अगर क्योंकि हमें पता तो है कि देखिए ना, अमेरिका के अंदर नसरुल्लाह साहब 2 गवर्नमेंट्स है, एक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट और एक है सीआईए। सीआईए अपना काम करती है, उसका काम है कि गवर्नमेंट्स लगानी और उसके बाद उनको उतारना। शाह ऑफ ईरान आपके सामने, सदाम हुसैन है, हाफिज अल असद है, आपके पास हर किस्म के एग्जाम्पल्स यहाँ पड़े हुए हैं, हुआरी बोमुद्दीन आपके पास है, आपके पास हर चीज़ के, भुट्टो है, और हमारे अपने ये नवाज शरीफ को आप ले लें, इसने बॉम्ब ब्लास्ट किया, आपने उसके साथ क्या किया? उसके बाद आपने उसको बिल्कुल साइड पे कर दिया। आपने जनरल मुशर्रफ का क्या किया? जब तक वो आपकी बात मानते रहे, इमरान खान साहब ने ऐसा क्या किया कि इमरान खान साहब को साइडलाइन करना जरूरी पड़ गया? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने रेज किया है। देखें, इस वक्त जो हालत हो रही है अमेरिका की, एक अपनी, अब वो कहते हैं ना, जान गले में आई हुई है, बिकॉज ऑफ द यूक्रेन वॉर, बिकॉज ऑफ गैस, बिकॉज ऑफ ऑयल। आप देखें बरतानिया के अंदर 189.90 का हो गया डीजल, जो कि बिल्कुल अनअफोर्डेबल है और शॉर्टेज है, नहीं मिल रही। यहाँ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो द क्वेश्चन इज कि अमेरिका को एक कॉरिडोर चाहिए, और वो ये एक स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर है फॉर द अमेरिकन, कि इसके अंदर से जो भी ये करना चाहें करेंगे। हिंदुस्तान वो कॉरिडोर इनको नहीं देगा। हिंदुस्तान बहुत अक्लमंद है, बहुत तेज़ है। अब उन्होंने आपको एक ऐसे बंदे को जो ये मेवरिक समझते हैं उसको साइड पे किया है। अब उन्होंने जो बातें आ रही हैं आपके सामने प्रोग्राम्स के अंदर, अब वो कहते हैं कि आपको रिवॉर्ड में क्या मिलेगा। मैंने तो आप थे, हम इकट्ठे ही थे, AR वैग भाई, उस वक़्त आप हमारे जब ये गल्फ वॉर हुई है उसके अंदर हम तो कह रहे थे कि हमारे फॉरेन डेट्स आप उड़ा के रख दो, या अफगान वॉर के अंदर आप कर दो, लेकिन नोबडी डिड एनीथिंग फॉर अस। हमें इस्तेमाल किया, उसके बाद एज इन द वर्ड्स ऑफ हिलरी क्लिंटन हमने आपको, ठीक है। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ पीजे मीर साहब, मैं वापस आऊँगा आपकी तरफ कि ये बयानियाँ कितना दुरुस्त है, कितना इसमें एग्जेजरेशन है। इरफान कादर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। इरफान कादर साहब, आज फिर चैलेंज कर दिया गया हमजा शहबाज शरीफ साहब का हल्फ। 2 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट से कहा कि वो इसको सुने, एक लार्जर बेंच तश्कील दें। ये मामला कहाँ रुकेगा? पहले कहा उस्मान बुज़दार साहब मुस्ताफ़ी हो गए, फिर कहा मुस्ताफ़ी नहीं हुए, आज उन्होंने कहा जी काबीना का इजलास बुला लेते हैं। वो उस्मान बुज़दार साहब जो खुद प्रपोज करने वाले थे चौधरी परवेज़ आई साहब को पंजाब में वज़ारत आला के उम्मीदवार के लिए, आज वो कहते नहीं मैं वज़ीर आला हूँ। हाँ, वो बिल्कुल गलत कहते हैं उस्मान बुज़दार साहब, और वो उन्होंने खुद छोड़ा था उस वक्त, और उनका जो इस्तीफा जो पहला था वो गवर्नर तक पहुंचा था, और उसके बाद जब गवर्नर ने इस्तीफा मंजूर उनका कर लिया था तो उसके बाद वो जो गवर्नर है उनको भी इन्फ्लुएंस किया गया और उन्होंने इनकार कर दिया था। चौधरी सरवर साहब ने अपने मुताबिक उन्होंने कहा था कि मुझे अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें कराना चाहते हैं, मैंने इनकार कर दिया।
उन्होंने फिर वो गवर्नर को हटा के तो ये जो मौजूदा गवर्नर है इनको लगाया था, ताकि किसी तरह से वो जो माइनॉरिटी है असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबली में, वो यरगमाल बना ले मेजोरिटी को। तो ये कर रहे थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर रहे थे। अब आपका सवाल ये है कि ये कहाँ तक मामला मुकेगा, ये अदालतों में चैलेंज करते जाएंगे। वो करते भी जाएं तो फर्क उससे नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तमाम चीजें साफ तौर पे लिखी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया था तो मैंने कोई एक हफ्ता पहले कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा। ये हरगिज उसका मतलब नहीं है कि मुझे पता था या मैं मिक्स्ड अप था। नो, कॉन्स्टिट्यूशन में इतना क्लियर लिखा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट उससे बाहर जा ही नहीं सकती थी, पॉसिबल ही नहीं था। और मैंने ये कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट उस फैसले से बाहर जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे होगा जैसे खुदकुशी की है, और सुप्रीम कोर्ट कभी खुदकुशी नहीं करेगी, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो आइन को फॉलो करेंगे, वो कभी भी अपना नुकसान नहीं करेंगे। और अब भी मैं यही कहता हूँ कि हमारे जो कोर्ट्स हैं जितने मर्जी ये केसेस कर लें, वो आइन को फॉलो करेंगे। और अगर आइन फॉलो, क्योंकि आइन फॉलो होगा, इसलिए ये पिटीशंस जो हैं ये सारी डिसमिस होंगी, ये जितनी भी बाद में की जा रही हैं। लेकिन इरफान कादरी साहब, प्लीज इसमें ली गई है कि हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा होना चाहिए, ये हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है। ये कोई जरूरी नहीं है, अगर उनके दस्तखत हैं तो दैट इज इनफ। और उन्होंने तो ओपनली ओन किया था, बुज़दार साहब ने तो खुद कहा था कि मैंने इस्तीफा दे दिया है। और इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए इनको इस्तीफा दिलवाया था, ताकि वो तरीन ग्रुप और रहीम खान ग्रुप और परवेज इलाही चौधरी साहब की डिमांड पूरी कर सकें। और इसलिए उन्होंने बुज़दार को उस वक्त कुर्बान कर दिया था। और बुज़दार साहब ने बड़े फख्र से कहा था कि मैं बिल्कुल रेडी हूँ, खान साहब जो कहेंगे मैं तैयार हूँ। उसके बाद सरवर साहब ने उनका इस्तीफा मंजूर किया था। तो उससे अभी ये पीछे नहीं हट सकते। इरफान कादरी साहब, यानी आप कह रहे हैं कि ना सियासी जंग इनका बयानिया दुरुस्त होगा इस मामले पर, ना कानूनी बयानिया दुरुस्त होगा। देखें, कानूनी बयानिया जो होता है ना, उसको आप फैक्ट से डिवोर्स नहीं कर सकते। रियल फैक्ट्स को अगर आप देखें तो इनका कॉन्डक्ट बिल्कुल, देयर कॉन्डक्ट इज नॉट क्लीन। और जब आपका कॉन्डक्ट क्लीन नहीं होता तो कानून भी फिर आपकी मदद को नहीं आता, कानून भी फिर आपके खिलाफ फैसला दे। गवर्नर पंजाब और सदर मुमलिकत के रियासत की से वफादारी के हवाले से जो रिमार्क्स थे वो आज 2 रुकनी बेंच ने मुअत्तल किए हैं, क्या वो मुअत्तल रहेंगे या उसको भी दोबारा से रिव्यू किया जाएगा? गवर्नर पंजाब ने क्या कहा था रियासत के बारे में मुझे नहीं पता। मैं जरा, मुझे थोड़ा सा बताएं ताकि मैं आपको उस पर कुछ वजाहत कर सकूं। उन्होंने उनको मुअत्तल किया, जो है उन्होंने कहा था कि ये रियासत के साथ ये वफादारी नहीं है, आइन के साथ वफादारी नहीं है, अदालत के अहकामात ना मानना। नहीं, ये मुअत्तल क्या किया है? अदालत को कहना चाहिए कि वो उन्होंने गैर आईनी बात की है। साफ तौर पे क्या गैर आईनी बात की है? ये मुअत्तली की क्या बात है? मैं नहीं समझता कि ये लीगली, ये साउंड तरीका यही होता है कि वो इस तरह के जो रिमार्क्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं कोर्ट डिक्लेयर कर देता है कि दे आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मुअत्तली शोतली नहीं होती। तो आप समझते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब अभी जो इकदाम उठाएंगे या काबीना के इजलास बुलाने की कोशिश करते हैं वो भी इल्लीगल होगा? उसके सब इल्लीगल है, ये टोटली इल्लीगल है। ये इस पे कोई, यानी इसकी कोई सैंक्टिटी नहीं है। वो तो कोशिश ये कर रहे हैं ना कि वो मेजॉरिटी लूज कर चुके हैं, और वो समझते हैं कि बावजूद के मेजॉरिटी लूज कर चुके हैं वो मेजॉरिटी को यरगमाल बना लेंगे। तो आइन का मंशा ये कभी ना है, ना दुनिया के किसी दस्तूर में भी ये मंशा नहीं। इफ्तिखार अहमद साहब ये मसला मौजूद है, सीनियर साफ़ी तज़कियाकार हैं। इफ्तिखार अहमद साहब, आज फिर PTI जो है वो मानने से इनकारी है हमजा शहबाज शरीफ साहब को। वो कहते हैं हमारे तो वज़ीर उस्मान बुज़दार साहब ही हैं और उनका इस्तीफ़ा भी मंजूर नहीं हुआ। सियासत, कानून और सियासत दो मिक्स करके PTI चलने की कोशिश कर रही चीज़ें। यार मैं क्या कर सकता हूँ? वो 1 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उस नोटिफिकेशन को पढ़ लें। उसमें लिखा गया है कि उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है और नए चीफ मिनिस्टर के हलफ रहने तक उस्मान बुज़दार साहब काम करेंगे। तो वो भी एक नोटिफिकेशन है जो जारी हुआ है। गवर्नर साहब जो बड़े पढ़े लिखे हैं उनके इल्म में था। तो 2 तारीख को क्यों नहीं बोले, 3 को क्यों नहीं बोले, 4 को क्यों नहीं बोले, 5, 6, 7, 8, 9, 10 को क्यों नहीं बोले? आज उनको 30 अप्रैल को कैसे ख्याल आ गया? ये तो वही रवैया है ना कि 7 मार्च का जो खत आया था उस पर शोर मचाया जाके 22, 23, 24 मार्च को। ये रवैया मेरी समझ से बाहर है। देखिए, आइन को आइन रहने दे, आइन को अपनी मर्जी के ताबे ना लिखे। आइन एक मुकद्दस किताब है, इसलिए कि चारों सूबों की क़यादतों ने 1973 में बैठ के
अर्क रेजी करके इसको बनाया था, और इसमें कुछ तरमीम जो की गई उसमें भी तमाम सियासी जमातों की मुशावरत शामिल है। अगर आइन का तौहीन करनी है, और आइन की तौहीन नहीं कर रहे, मुझे एक गलत लफ्ज़ तो नहीं मैं कहना चाहता, ये आइन की तौहीन नहीं कर रहे, ये अपनी तौहीन कर रहे हैं। अगर मैंने बतौर इफ्तिखार अहमद के कोई आम सा भी हलफ उठाया हो, मैं उस हलफ की पासदारी करता हूँ या करने की कोशिश करता रहता हूँ, और करनी चाहिए मुझे। इन्होंने आइन का हलफ उठाया हुआ है, प्रेसिडेंट ने भी, इसने गवर्नर ने भी, वो जो दो थे वो क्या स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, उन्होंने भी आखिरी 2 पैरे इन सब के आइन के हलफ के पढ़ ले। ये जवाबदेह है ही नहीं अपनी पार्टियों को, ये तो जवाबदेह हैं अल्लाह और रसूल के बाद उन लोगों को जिनका ये हलफ उठा रहे हैं आइन का। इन्होंने आइन का मजाक उड़ाया। मतलब आज जो बहस शुरू की गई है कि उसका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया, तो फिर भाई 1 तारीख को किस आदमी के इस्तीफे का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, और फिर 29 दिन क्यों चुप रहा गया? ये मजाक है, ये बच्चों का कोई खेल है, ये कोई किसी अपनी यूनिवर्सिटी का कोई इलेक्शन हो रहा है, किसी कॉलेज का इलेक्शन हो रहा है? ये कॉलेज में भी ऐसा शायद नहीं होता मेरे ख्याल में इफ्तिखार साहब। वो तो नहीं होता ना, बदकिस्मती है। कॉलेजों में अगर इलेक्शन हो, यूनिवर्सिटी में इलेक्शन हो, तो ऐसे जाहिरों के टोलों से हमारा वास्ता तो ना पड़े ना यार। लेकिन इफ्तिखार साहब, पॉलिटिकल जो वर्कर्स हैं, ये उनके फॉलोअर्स हैं, वो तो इस बात पे खुश हो रहे हैं कि बुज़दार साहब बहाल हो गए। या अल्लाह, मैं क्या करूं यार, मेरे दोस्त, खुदा का वास्ता है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, वरना उस नोटिफिकेशन को मैं किसी अखबार, जो महंगा अखबार हो, उसके फ्रंट पेज पे छपवा दूं, और आप लोगों के ये टेलीविजन के ये इतने इश्तिहार महंगे ना होते, तो मैं हर टेलीविजन पर टाइम पैसे दे के छाप के देता, लोगों पढ़ लो कि 1 अप्रैल को क्या हुआ था। चलिए इफ्तिखार साहब, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करने वापस आएंगे तो बात करेंगे इमरान खान साहब ने जो मई के आखिरी हफ्ते में इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की तैयारी का हुक्म सादर कर दिया है, और साथ ये भी कहा है कि चांद रात को, जब पूरे मुल्क के अंदर चांद रात होगी, उस रोज़ नौजवान बाज़ारों में, सड़कों पर निकलें PTI के झंडे लेकर। ये एक कैसी जो है उनकी एक मनसूबबंदी है कि लोग तो बाज़ार निकलेंगे उस रोज़ PTI के झंडे हाथ में लेकर। तादाद कौन बताएगा कितनी निकली, कितने लोग आए, कितनी बड़ी तादाद में लोगों ने एहतजाज किया, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। सीनियर साफ़ी तजियाकार आसमा शाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आसमा शाजी साहबा, अभी ब्रेक पे जाने से पहले इफ्तिखार अहमद साहब ने कहा, फिर इरफान कादर साहब ने भी कहा कि कानूनी तौर पे भी PTI ये जंग हारेगी, जो आज भी रजू किया गया हाई कोर्ट की तरफ, और ये कहा गया कि हमजा शहबाज शरीफ साहब को जो है वो उनका हल्फ गैर आइनी है। इससे पहले भी कहा गया कि उस्मान बुज़दार साहब अब भी वज़ीर आला हैं, हालांकि एक नोटिफिकेशन हो चुका था। इफ्तिखार साहब कहते हैं जब 1 अप्रैल को नोटिफिकेशन हुआ, उस्मान बुज़दार साहब फ़ारग हो गए, उसके बाद उस्मान बुज़दार साहब प्रपोजर थे चौधरी परवेज़ इलाही के पंजाब में वज़ारत आला के लिए, लेकिन PTI किसी सूरत मानने को तैयार नहीं है। 7 मई का महीना, मई के आखिर में इस्लामाबाद की तरफ मार्च कितना इफेक्टिव होगा? इमरान खान अपने मतलूबा मकासद पूरे कर पाएंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो उनका मकसद है वो इस वक्त प्रेशराइज करना है, और प्रेशराइज करना है इस्टेब्लिशमेंट को, ताकि वो अपनी टर्म्स के ऊपर चीज़ों को ले आए। वो चाहते हैं कि हर सूरत इंतखाबात नवंबर से पहले पहले हो जाए, हुकूमत बन जाए और उन्हीं की हुकूमत बने, ताकि वो फिर नई तकर्रियाँ भी कर सकें। ये उनका मतमई नज़र जो मुझे समझ में आता है फ़िलहाल। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो जाहिर है कि उनके पास, उनको ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो नैरेटिव वो लेके चल रहे हैं उसके लिए उनके पास बहुत कम वक्त है, और उस कम वक्त के अंदर अंदर वो अपने मतलूबा नताइज जो है वो हासिल करना चाहते हैं। मसलन जो नैरेटिव वो खत का लेके आए थे, वो नैरेटिव तो तकरीबन जो है वो दम तोड़ गया है, और इसी तरह से वो चाहते हैं कि अब तक जो सिंपथीज उनके पास है कि उनकी हुकूमत खत्म हुई, इसको जल्दी से जल्दी जो है वो कैश किया जाए, और अवाम को जो है वो सड़कों पे ला के अपनी जो मनमानी चीज़ें हैं वो कर सके। जहाँ तक बात रही आइन और कानून की और अदालतों की, इमरान खान साहब को जब तक अदालतें फैसिलिटेट करती रही, उनके हक में फैसले देती रही, तब तक अदालतें अच्छी थी। जब तक उनके इस्टेब्लिशमेंट साथ खड़ी रही तो जर्नैल अच्छे थे। जब तक सहाफ़ी और मीडिया उनके साथ खड़ा रहा तो मीडिया अच्छा था। लेकिन जैसे ही लोगों ने
आइन कानून और उसके मुताबिक उनके ऊपर तनकीद करना शुरू की उनकी गवर्नेंस के बाद, तो ये सब चीज़ें जो है वो उलट पुलट हो गई। और उसके बाद सब के सब आपके सामने देखिए, कोई चोर हुआ, कोई डाकू हुआ, कोई कुछ हुआ, और उसके बाद अब ईद के बाद एक और जो है वो धरना वो देने की या लॉन्ग मार्च का जो अनाउंसमेंट है वो कर रहे हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि इमरान खान साहब ये सोच रहे हैं कि अगर उन्होंने अभी ये ना किया तो इसके बाद नहीं हो सकेगा। और उनको ये बात भी बहुत अच्छे तरीके से पता है, जो उन्होंने कहना ही शुरू कर दी है कि उनको जो है उनके खिलाफ उनकी किरदार कुशी की बात होगी या कुछ और। उनको पता है कि अब एहतसाब का एक जो अमल है वो भी शायद जल्दी उसका आगाज हो जाएगा, पंजाब के अंदर फाइलें खुल जाएंगी, जो यहाँ पे सूरत हाल है वफाक में वो भी सामने आएगी। तमाम जो चीज़ें हैं वो उसका उनको अदराक है, उन्होंने भांप लिया है। इसलिए वो चाहते हैं कि इतना इंगेज कर दिया जाए और इस्टेब्लिशमेंट को अपनी टर्म्स पे लाने के लिए वही तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए जो कि 2014 में उन्होंने किया था। असमा शेख साहब, इमरान खान साहब जब एहतजाज की कॉल देते हैं तो एक अच्छी खासी तादाद एहतजाज के लिए निकलती है, हर शहर में निकल आती है। फिर इमरान खान साहब ने आज चांद रात को, जिस रोज़ ऑलरेडी लोग सड़कों पर होते हैं, बाज़ारों में होते हैं, एक बड़ी तादाद घर से बाहर अपनी शॉपिंग करने निकली होती है, उस रोज़ का सहारा लेकर ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि उस रोज़ नौजवान बाहर आएँ और हाथों में परचम ले आएँ और बाज़ारों में और सड़कों पर आएँ? उसकी वजह यह कि इलेक्शन कमीशन के बाहर जो उन्होंने कॉल दी थी वो एक नाकाम कॉल थी। लोग बाहर नहीं आए थे, लोग सामने नहीं खड़े हुए थे, और ख़ास करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो उन्होंने बयानिया बनाया वो मेरा ख्याल है लोग, उनका जो सपोर्टर है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ये जांच रहा है कि इदारों के खिलाफ जो जुबान और जिस तरह की बात की जा रही है वो दुरुस्त नहीं है। और जो बात आपने खुद कही कि चांद रात को तो वैसे ही नौजवान सड़कों पे होते हैं, तो उन्होंने ये बात तो आपको माननी पड़ेगी नसरुल्लाह साहब के इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी जो है वो बहुत ही कामयाब स्ट्रेटजी है। वो बहुत पब्लिक पल्स को, या जिसे कहना चाहिए वो सोशल मीडिया और मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी हर पॉलिसी को तरतीब देते हैं। उनको पता है कि जो लोग बच्चे निकलेंगे, नौजवान निकलते हैं, वो उसको पूरी तरह से कैश कराएंगे कि उनके साथ जो है वो खड़े हुए हैं। और ये पब्लिक भी कराची, इस्लामाबाद, लाहौर की होगी। मैं देखना चाहूँगी, हमारी ख्वाहिश होगी कि हम देखें कि पाकपतन में कितने लोग निकले हैं, बिहाड़ी में कितने लोग निकले हैं, सिंध के इंटीरियर सिंध में कितने लोग निकले हैं, केपी में तो शायद निकल ही आएंगे, उनकी सपोर्ट, वहाँ पे सपोर्ट बेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन पंजाब के जो मुख्तलिफ अजला हैं वहाँ पे कितने लोग निकले हैं, में बलूचिस्तान में कितने लोग निकले, तो मेरा ख्याल है उनका पूरा इस वक्त जो सेंटर ऑफ अटेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ जो बड़े अर्बन शहर हैं, कराची हो गया, लाहौर, इस्लामाबाद, यहाँ पे वो सपोर्ट चाहते हैं वो शो करे जहाँ पे मीडिया प्रेजेंस भी होती है, और वो उसी को कैश कराना चाहते हैं, उसी को अपना वो नजरिया बनाना चाहते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उनकी कंसंट्रेशन जो है या उनका फोकस जो है वो 80% रूरल एरियाज के ऊपर भी है, जहाँ पे लोग या पब्लिक जो है वो बसती है, रहती है। उसका नैरेटिव क्या है, वो क्या सोचती है, इमरान खान साहब को उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि इन्फ्लुएंस अर्बन एरियाज का होता है, ओपिनियन मेकिंग चूंकि वहाँ से होती है, लिहाजा उनका फोकस वहाँ पे है। तो ये बात तो माननी पड़ेगी कि उनकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। लेकिन आपने देखा शबे दुआ का जो उनका कॉन्सेप्ट था, आपकी भी इत्तला होगी, आपने भी उसको देखा, मीडिया के हवाले से मॉनिटर किया, तो बहुत ज़्यादा उसका फिर मस्जिद नबवी में जो कुछ हुआ है उसके बाद तो एक तरह से लोगों के अंदर बहुत गम और गुस्सा है। उनका अपना सपोर्टर भी ये सोचने पे मजबूर हो गया है। और आज भी इमरान खान साहब ने उसकी मजम्मत नहीं की, किसी तौर पे भी, किसी तौर पे उन्होंने ये नहीं कहा कि जिन लोगों ने ये एक्ट किया वो काबिल मजम्मत है। उन्होंने ये कहा कि जो लोगों के अंदर गम और गुस्सा है जिसका वो इजहार कर रहे हैं, वो लीडर हैं, उनको चाहिए था कि वो मजम्मत करते और लोगों को कहते कि मस्जिदों को इससे बख्श दिया जाए, मस्जिद नबवी को इससे बख्श दिया जाए, और जो तौहीन हुई है उस मकाम की उसको इससे बख्श दिया जाए। तो ये उन्होंने नहीं कहा। तो ये एक और जो उनका सपोर्टर है वो ये जरूर सोचेगा कि सियासत के लिए जो मजहब का इस्तेमाल और फिर मजहब के अंदर जो है वो इस तरह की जो तौहीन आमेज चीजें शामिल की गई हैं, इसकी गुंजाइश नहीं है। इसीलिए इमरान खान साहब चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है सामने चीजें आ जाए ताकि उनकी सपोर्ट खत्म ना हो जाए। इफ्तिखार अहमद साहब, इमरान खान साहब को जो है वो चांद रात के इज्तिमात के जो पब्लिकली ऑलरेडी होते हैं उसका सहारा लेने की ज़रूरत थी? बहुत अच्छा फलसफा है। जिन लोगों ने अपने अदारों को छोड़ा हुआ है और वहाँ से अदारों से रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने जो वहाँ से चीज़ें सीखी हैं एक लोगों को अट्रैक्ट करने की, वो इनका साथ तावन कर रहे हैं और वो बनीगाला में बैठ के वो लोग इनका साथ मुकम्मल तावन कर रहे हैं।
वो बता रहे हैं कि ईद रात को कितना रश होता है और ईद रात को नौजवान लड़के किस तरीके से मोटरसाइकिलों के सलेंसर निकाल के पागलों की तरह सड़कों पे फिरते हैं। तो उसको सामने रख के उनमें एक इजाफा किया गया है कि उनके हाथों में झंडे भी थमा दिए जाए। तो झंडे थमाने के लिए भी वो इंतजाम तो मुकम्मल हो चुके हैं, क्योंकि आप लोगों को अभी तक एक बात समझ नहीं आ रही है। ये जो कुछ भी पिछले 2 महीने से हो रहा है ये स्क्रिप्टेड है, इसका हर चीज लिखी हुई है, हर चीज के बारे में कैरेक्टर की डेफिनेशन है कि शेख रशीद ने कब बयान देना है, फवाद चौधरी ने कब बयान देना है, असद ने कब बयान देना है, कैसा बयान देना है, आलिया हमजा ने किस प्रोग्राम में क्या बात करनी है, अपना शेरी मजानी ने किस पॉइंट पे क्या बात करनी है। दिस इज ऑल स्क्रिप्टेड, ये लिखा हुआ है सारा कुछ, ऐसे नहीं हो रहा। ये कब निकलना है, किस वक्त क्या नारा मारना है, किस वक्त क्या कहना है, लाहौर के जलसे में क्या कहना है कि कैसे पैगाम के हवाले से क्या बात करनी है, कराची में पैगाम के हवाले से क्या बात करनी है, कैसे अमेरिका को गाली देनी है, जब अमेरिका के खिलाफ नारे लगे तो उनको कैसे रोकना है, खबरदार खबरदार अमेरिका के खिलाफ पूछने को। सारी अमेरिका ने की है, लेकिन अमेरिका के खिलाफ नारा नहीं लगने देना। ये आप पता नहीं समझ क्यों नहीं रहे। ये जो कुछ पंजाब में हो रहा है 1 अप्रैल से लेकर आज तक, ये भी स्क्रिप्टेड है। एक आदमी ने इस्तीफा दिया, उसका इस्तीफा मंजूर हो गया, उसका नोटिफिकेशन हो गया और उसको कहा गया कि ये आदमी इंटर्म तौर पे काम करे। आज पता लगा कि वो तो कभी उसका इस्तीफा मंजूर हुआ ही नहीं था। देखेंगे सारा कुछ स्क्रिप्टेड है। लेकिन इफ्तिखार साहब फिर स्क्रिप्ट का लॉन्ग मार्च का रिजल्ट क्या होगा, वो क्या तयशुदा है? देखें, मेरा नहीं ख्याल कि ये लॉन्ग मार्च उतना कामयाब होगा जो पिछले 135 दिनों का धरना था। और ये सवाल भी अब उठाया जा रहा है कुछ हलकों में कि उस 135 दिन का जवाब लिया जाए। पैसा किसने दिया, पैसा कहाँ से आया, कौन फाइनेंस कर रहा था, रात को मजमा कहाँ से आता था, मजमा रात को डिस्पर्स छोड़ के कहाँ जाता था, फिर अगले दिन मजमा किन सड़कों से आता था, किन इलाकों से आता था, किस ट्रांसपोर्ट पे आता था। ये एक नई तहकीक जो है जनरल मलेरिया जो इन्वेस्टिगेट रिपोर्टिंग करते हैं वो इस पर सोच रहे हैं। और उसमें वो ये भी सोच रहे हैं कि तारुल कादरी का रोल क्या था, क्या आज इनके पास कोई तारुल कादरी है। एक तो है मौलवी तारिक जमील साहब, लेकिन शायद जब मौलवी तारिक जमील साहब तारुल कादरी की तरह एक कमिटमेंट वाले वर्कर्स नहीं अपने साथ रखते तो एक तो माइनस ये होगा। और फिर दूसरा ये ठीक है, फिर एक और भी स्क्रिप्टेड है कि दबाव बढ़ाओ, किस लिए, इलेक्शन के लिए दबाव बढ़ाओ। भाई मेरे, जब तुम प्राइम मिनिस्टर थे तुम असेंबली तोड़ सकते थे, असेंबली तोड़ के इलेक्शन अर्ली करवा सकते थे, तो क्या अमेरिका ने मना किया था कि मत करो? तो क्योंकि वो स्क्रिप्ट का पार्ट था कि उस वक्त ये रोल नहीं करना। तो ये सारी खेल स्क्रिप्टेड है। जितनी जल्दी मेरे दोस्त सहाफी इस स्क्रिप्ट को समझ लेंगे और इसके अंदर जो किरदार है उनको जानने लग जाएंगे तो मेरा ख्याल है उनके लिए अच्छे सवालात बनाना और आगे की डिबेट को ले जाने में भी आसानी होगी। पीजे मीर साहब, आपको भी लगता है कि इस्लामाबाद का धरना या लॉन्ग मार्च इस बार इतना इफेक्टिव नहीं होगा? देखें नसरुल्लाह, ये मेन चीज़ ये है कि आपने देखना है कि आप किस सिम्त में जा रहे हैं। आसमा ने एक अच्छी बात की है, ये प्रेशर गिविंग टैक्टिक्स हैं, ये उनका राइट है। जिस तरह हम यहाँ बैठ के मैं और इफ्तिखार हम प्रोग्राम डेली करते हैं, हम यही कहते थे जिस तरह आज की जो गवर्नमेंट है ये जब अपोजिशन में थी वो उनका राइट है। अब द क्वेश्चन इज कि जो भी अपना इस तरह का लाए अमल इख्तियार करेगा वो अपनी बेहतरी देखेगा। ये बिल्कुल इफ्तिखार ने सही बात की है। उनके पास लोग जा रहे होंगे, हाँ जी इस वक्त इतने अच्छे हैं, इस वक्त इतने अच्छे हैं, यहाँ ज़्यादा गैदरिंग होगी, वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। लेकिन द क्वेश्चन अराइजेज कि हमें इसे प्रीएम्प्ट नहीं करना, हमने देखना है कि एक्चुअली ऑन द डे व्हाट कम्स आउट। लेकिन व्हाट केम आउट इलेक्शन कमीशन के आगे विच वाज नॉनडिस्क्रिप्ट, विच इज नाइदर हियर और देयर। लेकिन इस वक्त आप उस चीज़ पे ना जाएं, इस वक्त आप जाएं जो डिवीजन आ रही है पाकिस्तान के अंदर, ये डिवीजन बहुत डेंजरस है। इस डिवीजन को हमने किसी तरीके से हमने इस डिवीजन को जोड़ना है। और वो कैसे जोड़ेंगे, ये आज मैंने इफ्तिखार से भी सवाल किया था, अब इसको कैसे जोड़ेंगे ये हंस के इन्होंने जवाब दे दिया। बट द क्वेश्चन इज, ये डेंजरस टाइम्स हैं, दीज आर वेरी क्रिटिकल टाइम्स। आपकी इकॉनमी कहाँ जा रही है
और अगर आज ही, बल्कि अगर आप हमजा को फॉर एग्जांपल ले लो, आपने इसको बना दिया चीफ मिनिस्टर, आगे आप इस पे केसेस डाल दो, और वेयर इज पंजाब गोइंग टू गो, हु इज गोइंग टू बी वर्किंग? हमजा ने कोर्ट में अपनी अपीयरेंसेस देनी है या उसने काम करना है, whether it would have been परवेज इलाही, whether it would have been anybody else. The question is कि अवाम का कौन सोच रहा है, who is working for the people of the country? और ये एक डायलेमा है जिसको हमने एड्रेस करना है। आसमा शेख साहब, हमजा शहबाज हों या शहबाज शरीफ साहब हों, जो पीछे साहब बात कर रहे हैं कि वर्किंग इन्वायरमेंट उनको मिलेगी। जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि उनको वर्किंग एनवायरनमेंट, जो पीजे साहब ने कहा कि मिलनी, यानी अदालतों के चक्कर हैं उनके और बाकी चीज़ें, उनको वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं मिलेगी जो लग रहा है। हालांकि इसके बावजूद के जो उनके साथी हैं, उनके दोस्त हैं, जो उनके इत्तेहादी हैं, उनके पास भी एक बड़ा वोट बैंक है और वो चाहें तो वो अपना एक पावर शो कर सकते हैं या वो अपने लोगों को स्ट्रीट्स में ला सकते हैं, लेकिन इससे तसादुम बढ़ेगा और तसादुम की वजह से काम नहीं हो सकेगा और काम करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ चीज़ें हैं जो कि नई हुकूमत पंजाब की हो या वफाक की हो, अगर वो कर दे तो जाहिर है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और एक जो लोगों के अंदर, जहनों के अंदर एक था कि पिछले 3.5 साल में कारकर्दगी और महंगाई और मईशत के हवाले से सवालात थे, उनके जवाबात लोगों को मिल सकते हैं और कारकर्दगी ही जवाब हो सकता है इस पूरी सिचुएशन का जो कि इमरान खान साहब क्रिएट कराना चाह रहे हैं, तसादुम और महाजराई की फ़िज़ा की सूरत में। तो मेरा ख्याल है कि पहली बात तो ये कि उनको वर्किंग एनवायरनमेंट बनाने के लिए अपने जो काम है उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको एहतसाब नहीं करना। उनको एहतसाब भी करना चाहिए, इंतकाम नहीं लेना चाहिए। एहतसाब भी करना होगा, पंजाब के अंदर भी सिचुएशन को रखना होगा, यहाँ भी करना होगा। खास करके जो लोग इंसाइटमेंट कर रहे हैं, जो लोग लोगों को उकसा रहे हैं तशद्दुद के लिए, उसके ऊपर कानून को अपना रास्ता बनाना होगा, वरना ये पाकिस्तान इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता मुआशी एतबार से जो इस वक्त पाकिस्तान की कंडीशन है। और ये पाकिस्तान के साथ दुश्मनी होगी अगर इस कंडीशन के अंदर जो है वो मुल्क को आगे ले जाने की बजाय तसादुम से पीछे ले जाया जाए। इफ्तिखार अहमद साहब, क्या हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब डिलीवर कर पाएंगे? टाइम शॉर्ट है, दबाव बड़ा है, मुकदमात का सामना है। जो 1.5 साल का उनके पास वक्त है, 1.5 साल का ही हमें उनसे तवक्को करनी चाहिए, 5 साल वाली तवक्को तो नहीं रखनी चाहिए। मैं उनसे मुतालबा करता हूं कि वो अच्छी टीम बनाएं, ऐसी टीम ना बनाएं जिसपे लोग उंगलियां उठाएं, और क्योंकि उनको इस बात का पता है कि उनका मुकाबला एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से है जो उनकी हर गलती को एक्सप्लॉइट करेगी। अगर वो अच्छी टीम बनाते हैं, अगरचे फरिश्ते तो नहीं मिलते, सोसाइटी में फरिश्ते बहुत कम हैं और फरिश्ते होते भी नहीं, इन्हीं लोगों में से उन्होंने टीम बनानी है। एक अच्छी टीम, मकसद हो कमिटमेंट, लोगों के मसाइल का हल, और जो गलतियां माजी में हुकूमत ने की हैं, बैड गवर्नेंस की, वो ये न करें, तो मेरा ख्याल है मामलात कुछ आगे जा सकते हैं। इफ्तिखार अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आसमा शाजी साहब, पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।